हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को, दैट इज़ गवर्नमेंट बजट। लास्ट क्लास में हमने कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट इंक्लूड रेवेन्यू रिसिट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल बजट इंक्लूड कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमने इनका ओवरव्यू लिया था और वन बाय वन हमने इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो लास्ट क्लास में हमने बजट रिसिट्स के बारे में बात की थी। देयर आर टू काइंड ऑफ रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल रिसिट्स आर दोज रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट। ठीक है, बट receipts of the government which neither create liability nor reduce the assets are called revenue receipts। हमने revenue receipts को टू पार्ट्स में पढ़ा था, टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज, राइट। तो टैक्स रेवेन्यूज जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो हम वही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टैक्स। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? तो टैक्स इज द कंपल्सरी नेचर ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। इट इज मेड बाय द person, firm, institution or organization to the government। ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट, यानी हमें ये गवर्नमेंट को पे करना होता है। इट इज़ कंपल्सरी नेचर, दैट मीन्स नो वन कैन लीगली रिफ्यूज टू पे द टैक्स, क्योंकि अगर आपके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आती है तो आपको टैक्स पे करना होगा, ये ऑप्शनल नहीं है। और दूसरा, इसके बदले में आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के ऑल ओवर पब्लिक के इंटरेस्ट में स्पेंड होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट बेनिफिट मीन्स आप गए 1000 रुपीज़ का टैक्स पे किया तो आपको 1000 के बदले में कोई गुड या कोई सर्विस नहीं मिलने वाला। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट by the person, firm, institution or organization without any expectation of direct benefit to the taxpayer। ठीक है, that is tax। अब ये टैक्स कितने तरह का होता है? There are two kind of tax, direct tax and indirect tax। ठीक है, तो आज हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन इज मिस्टर ए। ठीक है ना, मिस्टर ए एक सैलरीड एम्प्लॉय है और उसे क्या मिलता है? उसे सैलरी मिलती है। द सैलरी इज द इनकम ऑफ दैट पर्सन। मान लेते हैं कि इसकी सैलरी इतनी है कि ये टैक्स लायबिलिटी के लिए एलिजिबल, यानी टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है, इसे टैक्स भरना है। तो टैक्स डिपॉजिट करवाने कौन जाएगा? द लाइबिलिटी टू पे टैक्स किसके पास है? लाइबिलिटी किसके ऊपर है? लाइबिलिटी है मिस्टर ए के ऊपर। इसे ऐसा लिखते हैं, मिस्टर ए टैक्स डिपॉजिट करवाने की लाइबिलिटी वो किसके ऊपर है? मिस्टर ए के ऊपर है। ठीक है, अगर टाइम पे मिस्टर ए ने टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाया तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन जो भी है, वो अल्टीमेटली किसको बियर करना पड़ेगा? मिस्टर ए को बियर करना पड़ेगा। सो लायबिलिटी किसके ऊपर है? लायबिलिटी टू पे टैक्स रिसाइड विद मिस्टर ए। ठीक है, अब मान लीजिए इसे 10,000 का टैक्स डिपॉजिट करवाना है, तो ये 10,000 किसकी जेब से जाएगा? ये 10,000 मिस्टर ए की ही जेब से जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बर्डन, दैट इज कॉल्ड बर्डन टू पे। ठीक है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं व्हेन लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन, एक्चुअल बर्डन, हम इसको बोल सकते हैं एक्चुअल बर्डन बोथ आर ऑन सेम पर्सन, ऑन सेम पर्सन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। आपने कमाया है ना, डायरेक्टली आप ही को जमा करवाना है, आप ही के जेब में से जमा करवाना है, दैट इज डायरेक्ट। आपसे टैक्स कैसे वसूल किया जा रहा है? डायरेक्ट वसूल किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, ये कैसे काम करता है। मिस्टर ए, सैलरी मिली, इसे पार्टी देनी थी फ्रेंड्स को,
रेस्टोरेंट में गया, ठीक है। उस रेस्टोरेंट का ओनर कौन था? उस रेस्टोरेंट का ओनर था मिस्टर बी। मिस्टर बी क्या दे रहा है? रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहा है ना, तो मिस्टर बी इज अ सर्विस प्रोवाइडर। देखो, जो गुड्स की सेल करता है उसे हम सेलर बोलते हैं, जो सर्विस देता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। तो मिस्टर बी इज अ सर्विस प्रोवाइडर, वो सर्विस दे रहा है। मिस्टर ए गए, उन्होंने ऑर्डर किया, बिल बन के आया, ठीक है। बिल कितने का बन के आया? उन्होंने जो गुड्स कंज्यूम किए वो 1000 रुपीज़ के थे, ठीक है ना। और मिस्टर बी क्योंकि सर्विस देता है तो उसे क्या गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होगा? अर्लियर उसे सर्विस टैक्स जमा करवाना होता था, लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो उसे गवर्नमेंट को क्या डिपॉजिट करवाना होगा? उसे जीएसटी डिपॉजिट करवाना होगा, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसकी है? मिस्टर बी की है। क्यों है? क्योंकि मिस्टर बी इज अ सर्विस प्रोवाइडर, और जो सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी के कैटेगरी में उसके दायरे में आता है और उसके ऊपर लाइबिलिटी आती है तो उसे पे करना होगा। हम मान लेते हैं कि मिस्टर बी जो है वो लाइबल है टू पे जीएसटी। तो लाइबिलिटी किसकी है? किससे जमा करवाना है? मिस्टर बी को डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। हु इज द लाइबल टू पे जीएसटी? मिस्टर बी। अगर टाइम पे डिपॉजिट नहीं करवाया तो इंटरेस्ट कौन भरेगा? मिस्टर बी। पेनल्टी किसको लगेगी? मिस्टर बी। प्रोसिक्यूशन किसका होगा? मिस्टर बी का। तो लाइबिलिटी टू पे टैक्स विद मिस्टर बी, ठीक है। इसे टाइम पे डिपॉजिट करवाना था। मिस्टर बी खाना खाने के लिए गए, ऑर्डर किया फूड का, 1000 रुपीज़ का फूड था और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हुआ मान लीजिए 50 रुपीज़। तो बिल कितने का बन के आया? टोटल 1050 रुपीज़। मिस्टर ए ने बिल पे किया और वो घर चला गया, ठीक है ना। अब देखो, ये जीएसटी पे करने की, ऐसे ही सारे कस्टमर आते होंगे, कस्टमर्स के बिल में ये जीएसटी इंक्लूड होता होगा, कस्टमर बिल पे करता होगा और चला जाता होगा। तो ये अमाउंट पे करने की लाइबिलिटी तो किसकी है? मिस्टर बी की है। लेकिन क्या ये अमाउंट उसकी जेब से गया? क्या नहीं। ये अमाउंट कहाँ से आया? ये अमाउंट तो अल्टीमेटली कंज्यूमर की जेब से आया, मिस्टर ए की जेब से आया, ठीक है। तो लाइबिलिटी ज़रूर मिस्टर बी की थी, पर बर्डन किसके ऊपर आया? एक्चुअल बर्डन, वास्तव में एक्चुअल बर्डन किसके ऊपर आया? एक्चुअल बर्डन आया मिस्टर ए के ऊपर। सो व्हेन लाइबिलिटी टू पे and actual burden both are on different person is called indirect tax। देखो, सीधा सा समझो, डायरेक्ट टैक्स के अंदर मिस्टर ए को बोला भैया आपने कमाया है तो डिपॉजिट भी आप ही को करवाना है, आपकी जेब पर ही बर्डन आना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ? मिस्टर ए को डायरेक्टली नहीं बोला कि आपको टैक्स जमा करवाना है। लाइबिलिटी तो किसकी थी? मिस्टर बी की, लेकिन वसूल किससे किया गया? मिस्टर ए से। अल्टीमेटली कान इधर से ना पकड़ के उधर से पकड़ा गया ना, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेटली बर्डन तो किसके ऊपर आ गया? अल्टीमेटली बर्डन आया कंज्यूमर के ऊपर। कंज्यूमर से टैक्स डायरेक्ट नहीं लिया गया, कंज्यूमर से टैक्स इनडायरेक्ट लिया गया। मिस्टर बी ने लिया और डिपॉजिट करवा के आ गया। हाँ, मिस्टर ए की लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन अल्टीमेट बर्डन तो किसके ऊपर आया? मिस्टर ए के ऊपर। किसके ऊपर आया? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। कंज्यूमर को डायरेक्ट नहीं बोला टैक्स डिपॉजिट करवाने के लिए, कैसे बोल दिया? इनडायरेक्ट। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ टैक्स व्हेन लाइबिलिटी टू पे एंड एक्चुअल बर्डन बोथ आर ऑन डिफरेंट पर्सन, लाइबिलिटी मिस्टर बी की, एक्चुअल बर्डन और मिस्टर ए, दिस काइंड ऑफ टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी के आने से पहले गुड्स पर सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, ठीक है। सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगता था। तो अभी इन सबको मर्ज करके कंबाइंडली कौन सा टैक्स लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो आप एग्जाम्पल क्या दोगे? जीएसटी, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल आप क्या दोगे? कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगती है, दैट इज कॉल्ड कस्टम्स ड्यूटी। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स, द टैक्स इन विच liability to pay and actual burden both are on
same person. Indirect tax, when liability to pay and actual burden both are on different person, right? The second difference. डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? डायरेक्ट टैक्स पर्सन की इनकम पर या वेल्थ पर लगता है, राइट? और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, ठीक है? नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है? थर्ड डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी. फोर्थ डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन, पेमेंट का बर्डन शिफ्ट नहीं होता किसी दूसरे पर्सन पर. आपकी लायबिलिटी है, आप ही को पे करना है. बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, ठीक है? लेकिन यहाँ तो देखो ना, लायबिलिटी थी मिस्टर ए की, शिफ्ट किस पे हो गई? मिस्टर ए पर. बी की लायबिलिटी थी ना, तो बर्डन किसके ऊपर आ गया? ए के ऊपर. तो इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन क्या होता है? शिफ्ट होता है, और आके अल्टीमेटली किसके ऊपर आता है? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर आता है, ठीक है? द लास्ट डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर and indirect tax is regressive in nature, ठीक है? तो अब ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव? अब हम इसके बारे में बात करते हैं. चलिए प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव नेचर की बात करते हैं. प्रोग्रेसिव से नाम से नहीं लग रहा? प्रोग्रेस, बढ़ता हुआ, ठीक है? और रिग्रेसिव यानी कि पीछे आता हुआ, कम होता हुआ. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ेगी, ठीक है? ज़्यादा टैक्स लगेगा. कैसे? मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है वो आपकी इनकम है 0 to 1 लाख, मान लीजिए, ठीक है? मैं जस्ट अजम्पशन ले रही हूँ, मान लीजिए. और इस सिचुएशन में आपके ऊपर जो टैक्स है वो नहीं लग रहा. टैक्स कितना हो गया? नील हो गया. अब आपकी इनकम है 1 लाख टू 5 लाख, मान लीजिए, ठीक है? 1 लाख टू 5 लाख. आपको टैक्स कितना भरना पड़ रहा है? 10% की रेट से, ठीक है? अब आपकी इनकम 5 लाख को भी एक्सीड कर गई, मान लीजिए 5 लाख टू 10 लाख. तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है? आपको टैक्स पे करना है 20%. और अगर आप 10 लाख को भी एक्सीड कर जाते हो, यानी कि अबव 10 लाख, तो आपको टैक्स कितना पे करना है? 30% से, ठीक है? हमने जस्ट एक एग्जांपल कोट किया है. दिस इज नॉट एक्चुअली टैक्स स्लैब, ये सिर्फ एक एग्जांपल है. तो 0 to 10 का मतलब हो गया बिलो 1 लाख. आप पे टैक्स रेट कितना है? नील. आपको कोई टैक्स नहीं देना. उसके बाद 10, 20 और 30. देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ रही है. दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव. तो प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होगा? अगर पर्सन रिच है तो उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा आएगा, और अगर पर्सन पुअर है तो उसके ऊपर बर्डन कम आएगा. दैट मीन्स द बर्डन ऑन रिच पर्सन पे क्या होगा? मोर बर्डन, ठीक है? और पुअर पर्सन पे क्या होगा? पुअर पर्सन पे होगा लेस बर्डन. और वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए. ये राइट है ना कि रिच पर्सन को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा अर्न कर रहा है, ठीक है? और पुअर पर्सन को कम देना चाहिए. तो इस तरह के नेचर के टैक्स को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है? नेचर क्या होगा? प्रोग्रेसिव. तो हमारे यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव कैसे? कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स पे करने की लायबिलिटी से टैक्स का बर्डन भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना? बट इसका बिल्कुल अपोजिट रिग्रेसिव नेचर. रिग्रेसिव नेचर में क्या होता है? जस्ट अपोजिट. पर्सन की
इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी उसके ऊपर बर्डन उतना ही क्या होगा, कम होगा। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए अगर इनकम है बिलो 1 लाख और आपने टैक्स की जो रेट लगा रखी है दैट इज 30%, उल्टा हो गया जस्ट 1 लाख टू 2 लाख। अब टैक्स की रेट क्या हो गई, कम हो गई, कितनी हो गई 20%। देन 2 लाख, सॉरी 1 to 5 का स्लैब लिया हमने, 1 to 5, ठीक है। देन 5 to 10 लाख, टैक्स की रेट 10%। और अगर आपकी इनकम अबव 1 लाख है, अबव 10 लाख है, अबव 10 लाख, तो आपको टैक्स पे करना है निल। अरे ये क्या बात हुई, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स लायबिलिटी क्या हो रही है, कम। इसका मतलब रिच पर्सन पे तो बर्डन है ही नहीं और पुअर पर्सन पे इतना ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन, दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि रिच पर्सन पर बर्डन क्या आएगा, लेस बर्डन, और जो पुअर पर्सन होगा उसके ऊपर बर्डन क्या आएगा, मोर। तो क्या ऐसा टैक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट इट इज़ अ नेचर ऑफ टैक्स कि वो रिग्रेसिव नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी। अब आप बोलोगे कि जीएसटी तो गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, तो फिर वो रिग्रेसिव नेचर का किस तरीके से हुआ। समझिए, जीएसटी का नेचर रिग्रेसिव है, ठीक है। नेचर कैसे, नेचर ये बोलता है कि जब पुअर पर ज़्यादा बर्डन आता है और रिच पर्सन पर कम बर्डन आता है तो ऐसे टैक्स का नेचर रिग्रेसिव है। और जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है, रिग्रेसिव है। कैसे है रिग्रेसिव, अगर हम सिंपल सी बात करें, रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें कि वो इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का कैसे हुआ, तो मान लीजिए जैसे कोई सोप है, ठीक है ना, और सोप का प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ है। सोप का प्राइस कितना है, 20 रुपीज़ है, और उस 20 रुपीज़ में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, और प्रोडक्ट पर, गुड पर कौन सा टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मान लीजिए इसमें जो टैक्स जुड़ा हुआ था वो 4 रुपीज़ जुड़ा हुआ था, 4 रुपीज़ पर यूनिट मान लीजिए, ठीक है। जस्ट अज्यूम कि इसमें टैक्स का अमाउंट कितना है, 4 रुपीज़। अब ये सोप कौन खरीद रहा है, ये सोप वो पर्सन भी खरीद रहा है जिसकी इनकम 1 लाख से कम है, वो पर्सन भी खरीद रहा है जिसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, अबव 1 लाख एंड बिलो 1 लाख एंड अबव 10 लाख, दोनों ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। बिलो 1 लाख वाले को भी 4 रुपीज़ पे करने हैं और अबव 10 लाख वाले को भी 4 रुपीज़ पे करने हैं। बर्डन किसके ऊपर ज़्यादा, पुअर पर्सन के ऊपर। क्या रिच पर्सन को 440 400 का कोई फ़र्क पड़ना है क्या, नहीं पड़ना है, लेकिन एक पुअर पर्सन को तो 4 रुपीज़ का भी फ़र्क पड़ता है ना। तो व्हेन burden on poor is more than burden on rich person, that is called regressive in nature. तो इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ रिग्रेसिव इन नेचर, ठीक है ना। तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव को हम किसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव इज द नेचर ऑफ टैक्सेशन। जब पुअर पर बर्डन ज़्यादा आता है वो रिग्रेसिव नेचर है, लेकिन जब पुअर पर कम और रिच पर ज़्यादा बर्डन आता है वो प्रोग्रेसिव है। और देखा जाए तो इकोनॉमी में अगर हम इनकम और वेल्थ की डिस्पैरिटी को कम करना चाहते हैं, सबको बराबर देना चाहते हैं, तो इकोनॉमी में कौन सा टैक्सेशन होना चाहिए, प्रोग्रेसिव। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अमीर लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, उनके पास इनकम और वेल्थ ज़्यादा है, वहाँ से आप ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करो और इस कलेक्टेड हुए टैक्स को वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाकर, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाकर जिसमें हम सोसाइटी का वेलफेयर कर सकें, जैसे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे दें, ओल्ड एज पेंशन दे दें, ये सब चीज़ों के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, जिनको रिक्वायर्ड है,
जो पुअर पीपल है उनकी तरफ इस पैसे को क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो इनइक्वलिटी है, जो डिस्पैरिटी है, वो धीरे धीरे क्या होगी, कम। जो रिच और पुअर के बीच का गैप है वो कम रहेगा, ठीक है, दैट इज प्रोग्रेसिव। लेकिन अगर रिग्रेसिव है तो यहाँ पर रिच के ऊपर तो वैसे ही कम बर्डन आ रहा है, तो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो और ज़्यादा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो गल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का टैक्सेशन इनकम और वेल्थ की डिस्पैरिटी को बढ़ाता है। बट प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्सेशन क्या करता है, इकोनॉमी में इनकम एंड वेल्थ की डिस्पैरिटी को कम करता है। तो इन आवर कंट्री डायरेक्ट टैक्स का नेचर प्रोग्रेसिव है और इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर रिग्रेसिव है, राइट। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझा रही हूँ टैक्स के। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स के नेचर का है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स के नेचर का है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि कुछ टैक्सेस ऐसे हैं वो कब लगते हैं। तो मैं आपको वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस के बारे में बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट में अगर बात करती हूँ कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, जब वो बन के तैयार होगा, यानी कि रॉ मटेरियल से आपने प्रोडक्ट एक्स बनाया होगा, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग पर एक मैन्युफैक्चरर को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, ड्यूटी पे करनी होती है, दैट इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना, नॉर्मली उनको हम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है ना, दैट इज एक्साइज ड्यूटी। प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, मार्केट में आएगा, मैन्युफैक्चरर को पे करना होगा एक्साइज ड्यूटी। सो व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। आप टैक्स में वर्ड यूज करोगे लेवी, और लेवी की पास्ट टेंस यूज करोगे लेविड। एक्साइज ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब गुड मार्केट में सेल होने के लिए आया, अब सेल होने के लिए आया, वो तो दो तरीके से सेल हो सकता है गुड। अगर आप अपनी ही स्टेट में सेल करते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट। मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरर है वो राजस्थान का है, कोटा का डीलर है, कोटा का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना। अब आगे सेल कैसे हो रही है, राजस्थान की सेल राजस्थान में ही हो रही है, कोटा से जयपुर, कोटा से जोधपुर, इंट्रा स्टेट। विद इन स्टेट को क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट, ठीक है। तो जब इंट्रा स्टेट सेल होती है तो जीएसटी के आने से पहले तक इस सेल के ऊपर क्या दिया जाता था, वैट। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स, सो वैल्यू एडेड टैक्स इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स, राइट। लेकिन अगर आप गुड्स की सेल इंटर स्टेट करते हैं, इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट का मतलब होता है कि ये राजस्थान का है, एमपी में सेल कर रहा है, राजस्थान का है, महाराष्ट्र में सेल करता है, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। तो इंटर स्टेट सेल पर अब तक, यानी कि जीएसटी के आने से पहले क्या पे करना होता था, दैट इज कॉल्ड सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो अगर एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो वैसे अपडेटेड पेपर में नहीं पूछना चाहिए, मगर आपके बुक्स में कहीं कहीं ये नाम दे रखे हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि सेंट्रल सेल्स टैक्स इज द काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच लेविड ऑन इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स, ठीक है ना। तो सीएसटी पे करना होता था। तो ये सारे वैट, सीएसटी और एक्साइज ड्यूटी, ये तीनों गुड्स पर लगने वाले इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है ना। और अभी इन सबको मर्ज कर दिया गया है, अभी इन सबको मर्ज करके क्या बना दिया गया है, जीएसटी बना दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है। मान लो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, और वो क्या दे रहा है, वो सर्विस दे रहा है। सर्विस जैसे मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर क्या पे करता था, जीएसटी के आने से पहले तक क्या पे करता था, सर्विस टैक्स पे किया करता था, ठीक है। तो सर्विस टैक्स भी क्या था, सर्विस टैक्स इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच लेविड ऑन सर्विस, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस पर लगता था, ये सेल पर लगता था, ये सप्लाई ऑफ सर्विस पर लगता था। अब इन सबको मर्ज कर दिया गया है,
ठीक है, और मर्ज करके आपको पता है कि गुड्स और सर्विसेज पर कौन सा टैक्स लगता है एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट लगने वाले टैक्स को बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस अगर आपको ओल्ड नेम से पूछें तो भी आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको अपडेटेड पूछें तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये सारे क्या हैं, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। दे लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जीएसटी अगेन इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच लेविड ऑन, अब ये किस पे लगता है, देखो ये दोनों पे लगता है, तो इट लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, सो डिफाइन जीएसटी, इट्स अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इट लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, तो ये तो हुए इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल। कौन कौन से एग्जाम्पल देख लिए हमने, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एंड जीएसटी। और इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो तो आपको क्या पे करना होता है गवर्नमेंट को, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पे करते हैं हम कस्टम्स ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी का भी नेचर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है ना, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स हैं। अगर आपको कोई भी नाम देके पूछा जाए कि आप इसका नेचर बताइए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब इनडायरेक्ट के हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स के कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल एग्जाम में ऐसे भी पूछते हैं कि गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला एग्जाम्पल इनकम टैक्स। ये कौन पे करता है, ये पर्सन पे करता है, किस पर, अपनी इनकम पर। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स कौन पे करता है, कंपनीज पे करती हैं। ठीक है, वो भी तो प्रॉफिट अर्न करती है ना, तो वो अपने प्रॉफिट पर कौन सा टैक्स पे करती है, कॉरपोरेशन टैक्स। और एक नाम आप और ध्यान रख लीजिएगा, दैट इज वेल्थ टैक्स। ठीक है, ये किस पे किया जाता है, वेल्थ पर, आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ पर जो आप टैक्स पे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वेल्थ टैक्स। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, डायरेक्ट टैक्स के। तो अभी ये हमने जो सीखा टैक्स के बारे में कि टैक्स क्या होता है, 2 तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स का नेचर प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव एंड वेरियस एग्जाम्पल्स बिफोर जीएसटी, एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस।